नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है नितिन कुमार छारी और आप सभी का एक बार फिर से बसंत एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोग यानी कि डिसीज़। हमारी परीक्षा में अक्सर रोग से संबंधित लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो रोग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के दौरान आपको ये भी बताया जाएगा कि रोग से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं और कौन से रोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। और उसके बाद हम एक एक करके एक एक कैटेगरी वाइज रोगों को उठाएंगे और उनमें से हर एक रोग पर चर्चा करते जाएंगे, ठीक। तो यदि किसी व्यक्ति ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे उसको इस प्रकार से लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और वो अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहेगा, जिससे उसके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं उसको आसानी होगी, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, और लेक्चर को शुरू से एंड तक पूरा देखना है, जिससे आपको इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है वो आपको साथ ही साथ पता चल जाएगा, ठीक। तो रोग क्या होते हैं पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो रोग एक्चुअल में है क्या, रोग की डेफिनेशन क्या है। तो रोग कहीं ना कहीं मानव शरीर के अंदर एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जिससे मानव क्या है, अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पाता। जैसे आप रास्ते पे चल रहे हैं तो चलते समय आपके घुटने में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, कहीं पे भी कोई ना कोई दर्द हो रहा है, कोई ना कोई तकलीफ हो रही है जिससे आप ठीक तरीके से चल नहीं पा रहे, या जिससे आप ठीक तरीके से कोई आपकी दैनिक दिनचर्या में जो कार्य है वो नहीं कर पा रहे, तो वो भी एक रोग का प्रकार है। वो एक फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है जिससे आप अपने दैनिक दिनचर्या में जो कार्य है वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो रोग एक्चुअल में है क्या, रोग एक शारीरिक और मानसिक व्याधि है जिससे मानव अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाता, ठीक। अगर हम इंग्लिश में देखने का प्रयास करें रोग क्या है, तो रोग हमें पता चलेगा कि दो शब्द से मिलकर बना है, एक है आपका डिस और दूसरा इजीनेस यानी कि कंफर्टनेस। तो डिसीज मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, डिस और इजीनेस, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर की एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें वो इजीनेस यानी कि आरामदायक स्थिति को खो देता है, उसी को ही हम क्या कह देते हैं, रोग कह देते हैं, ठीक। तो कम से कम हमें शब्द के अर्थ को अच्छे से याद कर लेना है, जिससे हमें ये पता चल पाए कि रोग यानी कि डिसीज है क्या, ठीक। तो इतना क्लियर हुआ रोग क्या है। रोग मानव के शरीर की एक ऐसी अवस्था है जिसमें मानव व्यवहारिक रूप से ठीक तरीके से शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस नहीं कर पाता, उसी को ही हम रोग कहते हैं, ठीक। अब ये जो रोग है, इस रोग को हम कितने भागों में बांट देते हैं, या रोग एक्चुअल में हमारे शरीर में जो हो रहे हैं वो कितने प्रकार से हो रहे हैं, ठीक। अब आपको बोर्ड पे दो एरो दिख रहे हैं तो आप ये समझ गए होंगे कि रोग कहीं ना कहीं दो प्रकार से हैं, ठीक। कौन कौन से हैं वो दो प्रकार, कमेंट बॉक्स में लिखो कि रोग दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। कहीं ना कहीं आप जब पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि रोग दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रामक रोग, दूसरा गैर संक्रामक रोग। अधिकांश बच्चों के दिमाग में यही उत्तर आ रहा होगा कि हाँ दो प्रकार के तो होते ही हैं, संक्रामक और गैर संक्रामक। तो रोग बाकी दो प्रकार के हैं, लेकिन संक्रामक और गैर संक्रामक नहीं है, यानी कि इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड नहीं है। रोग जो दो प्रकार के हैं वो है आपका पहला जन्मजात, कौन सा, जन्मजात यानी कि कॉन्जेनाइटल डिसीज, और दूसरा है आपका उपार्जित, उपार्जित यानी कि एक्वायर्ड डिसीज, यानी कि ऐसी डिसीज जो आपने क्या की है, एक्वायर की है, प्राप्त की है। तो रोग दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्जेनाइटल डिसीज यानी कि जन्मजात, और दूसरे होते हैं एक्वायर्ड डिसीज यानी कि उपार्जित, ठीक। अब जो जन्मजात रोग हैं वो एक ऐसे रोग होते हैं जो किसी भी बच्चे को या किसी व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्राप्त हो रहे हैं, जन्म के साथ, जब वो जन्म ले रहा है तो रोग लेकर पैदा हो रहा है, तो वो कैसे रोग हो गए, वो जन्मजात रोग हो गए। अब जन्मजात रोग भी दो प्रकार के हैं, है ना। जो जन्मजात रोग हैं वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। अब वो दो कौन कौन से हैं, एक है आपके आनुवंशिक, आनुवंशिक यानी कि जेनेटिकल डिसीज, और दूसरे हैं आपके नॉन जेनेटिकल यानी कि गैर आनुवंशिक, गैर आनुवंशिक। तो ये रोग दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, जन्मजात रोग दो प्रकार के, एक है आनुवंशिक, दूसरे गैर आनुवंशिक यानी कि जेनेटिकल और नॉन जेनेटिकल, ठीक है। अब जेनेटिकल कौन से होते हैं, नॉन जेनेटिकल कौन से होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं।
जब कोई व्यक्ति जो जन्म के साथ ही रोग लेकर पैदा हो रहा है वो जन्मजात रोग कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत दो प्रकार के आ जाते हैं, जेनेटिकल और नॉन जेनेटिकल। जेनेटिकल डिसीज वही डिसीज होती है जिसके अंतर्गत आपके शरीर के अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्र, डीएनए और जीन की संरचना और उनकी संख्या या उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन आता है तो वो रोग कहलाते हैं आनुवंशिक रोग, यानी कि जेनेटिकल डिसीज। और ऐसे रोग जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक, तो ऐसे रोग जो आपके गुणसूत्र को प्रभावित कर रहे हैं, जो आपके जीन को प्रभावित कर रहे हैं, मुख्य रूप से इन दोनों को ध्यान में रखना, आपका काम चल जाएगा। तो ऐसे रोग जो आपके गुणसूत्र और जीन को प्रभावित कर रहे हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं तो वही जेनेटिकल डिसीज कहलाएंगे। जबकि ऐसे रोग जिसके अंतर्गत आपके ये गुणसूत्र, जीन और डीएनए आदि प्रभावित नहीं होते लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर हो जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके गैर आनुवंशिक रोग, यानी कि वो नॉन जेनेटिकल है बट वो जन्मजात क्यों है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं जन्म से प्राप्त हुआ। ठीक है, अब थोड़ा इनके उदाहरण पे चर्चा कर लेते हैं तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो रोग हैं उनके एग्जाम्पल में आप देखते हैं पटाऊ सिंड्रोम। क्या? पटाऊ। पटाऊ समझ में आ रहा है? पटाऊ नाम सुना है? पटाऊ। ठीक है, तो पटाऊ सिंड्रोम जो है वो आपका जेनेटिकल है। ठीक है, फिर एडवर्ड सिंड्रोम, फिर डाउन्स सिंड्रोम, फिर क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, फिर टर्नर्स सिंड्रोम, फिर हीमोफीलिया, फिर कलर ब्लाइंडनेस। ये जितने भी रोग के अभी मैंने नाम लिए हैं वो सारे के सारे जेनेटिकल डिसीज हैं, क्योंकि इन सब जीन के और गुणसूत्र के डिस्टर्बेंस के कारण ये रोग हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं। इसके अलावा जो फिजिकल डिसेबिलिटी है वो आपके आ जाते हैं कि इसके अंतर्गत, इसका उदाहरण क्या है? फिजिकल डिसेबिलिटी। आपने देखे होंगे कुछ बच्चे जिनका होठ इधर ऊपर से फटा हुआ होता है, वो बचपन से ही ऐसे हैं, तो वो जन्मजात हैं। लेकिन अब उनसे जो आगे की जनरेशन आएगी, वो एक नए बच्चे को जो जन्म देंगे, आगे की जनरेशन आएगी तो उसको ये रोग नहीं होने वाला है। लेकिन इनके अंदर जो पटाऊ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये जो है ये आगे की आने वाली जनरेशन में क्या करेंगे? इस रोग को ट्रांसफर करेंगे, तो वो रोग हो जाएगा आपका आनुवंशिक और ये हो जाएगा गैर आनुवंशिक। लेकिन उसका होठ फटा है, वो तो उसको मिला है बचपन से, तो इसलिए वो जन्मजात है। बट ऐसी स्थिति में उसका ना तो जीन प्रभावित है, ना गुणसूत्र प्रभावित है, ना डीएनए प्रभावित है और ना ही वो अगले जन्म में अगली जनरेशन को ये रोग दे रहा है। तो ऐसे रोग जो किसी व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं वो जन्मजात यानी कि कॉन्जेनाइटल डिसीज कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना होते हैं आनुवंशिक यानी कि जेनेटिकल और गैर आनुवंशिक यानी कि नॉन जेनेटिकल। ये दोनों जो रोग हैं वो जन्मजात यानी कि कॉन्जेनाइटल हैं। जन्मजात के अंतर्गत जो जेनेटिकल डिसीज है वो आपके गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम और जीन के अंदर आने वाले किसी प्रकार के परिवर्तन जो संख्या के रूप में हो सकते हैं या उसकी संरचना के रूप में हो सकते हैं। ऐसा परिवर्तन आने से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो आनुवंशिक रोग कहलाते हैं और इस रोग की विशेषता है कि ये रोग आगे की पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, फिर ऐसी स्थिति में अगर हम यहाँ देखें तो ये किसी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त हुआ है बट ये आगे की जनरेशन में उस रोग को ट्रांसफर नहीं करेगा, तो ये ऐसे रोग कहलाएंगे गैर आनुवंशिक। लेकिन इस रोग के जो उदाहरण हैं वो हैं आपके अधिकांशतः फिजिकल डिसेबिलिटी, जो बच्चा बचपन से ही, जन्म से ही उसको लेकर पैदा हुआ है वो फिजिकल डिसेबिलिटी। ऐसा नहीं कि और भी जो फिजिकल डिसेबिलिटी हैं वो सारे सारे जन्मजात, जो जन्म के साथ पैदा हो रही है केवल वही। ठीक है, और यहाँ पे उदाहरण आते हैं आपके पटाऊ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ऐसे तमाम है, एक एक करके इन पे बाद में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा मुख्य मुद्दा क्या है? रोग क्या है और रोग कितने प्रकार के हैं और इसके अंदर कौन कौन से हैं उन पे चर्चा करना। ठीक, तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि जन्मजात रोग एक प्रकार है जिसके अंतर्गत दो प्रकार के रोग आते हैं। फिर कुछ रोग होते हैं उपार्जित यानी कि जो आप जन्म के बाद अर्जित करते हैं। किसी व्यक्ति को बुखार हो गया तो ये एक लक्षण है। अब ये बुखार किस कारण से हो रहा है? मलेरिया से हो रहा है, डेंगू से हो रहा है, टीबी से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? तो जिस कारण से हो रहा है वो रोग है। ठीक, तो इस रोग को हम दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? दो भागों में। एक रोग है आपका संक्रामक, ठीक है, इन्फेक्टेड डिसीज या कम्युनिकेबल डिसीज।
संक्रामक रोग। दूसरे आपके होते हैं गैर संक्रामक रोग। कैसे होते हैं? गैर संक्रामक, नॉन इन्फेक्टेड या नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि ऐसे रोग जो किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में रहने से किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं आपके संक्रामक रोग। जैसे कोरोना वायरस किसी एक को हो गया है, दूसरा व्यक्ति उसके बगल से बैठा है, उसने छींक दिया या खांस दिया तो दूसरे व्यक्ति को भी हो गया, तो ये संक्रामक रोग है। और अगर किसी एक व्यक्ति को रोग है और उसके संपर्क में रहने से दूसरे को नहीं हो रहा है तो वो गैर संक्रामक, जैसे कि आपको अगर डायबिटीज़ है तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ खाने से, दूसरे व्यक्ति के साथ सोने से, दूसरे व्यक्ति के साथ बात करने से या किसी भी प्रकार से संपर्क में रहने से उस दूसरे व्यक्ति को रोग नहीं हो रहा, तो डायबिटीज़ क्या है? गैर संक्रामक। तो ऐसे रोग जो रोगी के संपर्क में रहने से किसी स्वस्थ व्यक्ति को हो जाते हैं वो सारे के सारे रोग कहलाते हैं संक्रामक, यानी कि कम्युनिकेबल या इन्फेक्टेड डिसीज। वो उनके इन्फेक्शन से फैलते हैं। और कुछ ऐसे रोग जो रोगी के संपर्क में रहने से भी नहीं फैल रहे हैं वो गैर संक्रामक है, नॉन इन्फेक्टेड या नॉन कम्युनिकेबल है। ठीक है। अब संक्रामक रोगों को भी आप रोग फैक्टर के आधार पर 5 भागों में बांट देते हैं। रोग फैक्टर यानी कि रोग कारक। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एक होता है कारक, दूसरा होता है रोग कारक, तीसरा होता है वाहक, चौथा होता है रोग वाहक। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति को रोग होते हैं, उनके पीछे ये शब्द कहीं ना कहीं अपना विशिष्ट अर्थ दे रहे हैं। जैसे पहले अपन बात करते हैं कारक की। ठीक है। ये जो हाथ हैं, इन हाथों में कुछ गंदगी है। ठीक है। अब मैंने इन्हीं हाथों से खाना खा लिया और इन हाथों को धोया नहीं, तो हो सकता है मैं बीमार पड़ सकता हूं, है ना। तो वो फैक्टर है, वो कारक है जिससे आपका शरीर क्या हो रहा है? इन्फेक्टेड हो रहा है, जिससे आपका शरीर नुकसान में पहुंच रहा है, जिससे आपके शरीर को रोग हो रहा है। ठीक है। तो ये क्या है? ये कारक है जिससे आपके शरीर को क्या है? बीमारी हो रही है। और रोग कारक यानी कि मान के चलो वो ऐसा फैक्टर जिससे रोग होगा ही सही। जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? वो फैक्टर है, रोग कारक है जिससे रोग होगा, है ना। जैसे कि आपका ट्रिप्नोसोमा, है ना। जैसे कि आपका क्या कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो रोग फैलाता है, रोग का कारक है, इससे रोग निश्चित होगा, है ना। तो टीबी का रोग कारक कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एड्स का कौन सा है? HIV वायरस। कोरोना का कौन सा है? कोरोना वायरस। तो ऐसे करके जो मेन फैक्टर है जिससे रोग हो रहा है, जो रोग के लिए जिम्मेदार है, वही कहलाता है रोग कारक, डिसीज फैक्टर। बाकी का नॉर्मल फैक्टर हो सकते हैं। नॉर्मल फैक्टर जैसे हाथ धो के खाओ, हाथ धो के नहीं खा रहे तो हो सकता है आपके पेट में कहीं ना कहीं गंदगी जमा हो जाए जिससे आपको दस्त बस्त लग जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। और एक वाहक है। वाहक क्या है? जैसे कि आप रोगी हैं तो आपके संपर्क में किसी दूसरे व्यक्ति आया तो उसको भी वो रोग हो गया, तो आप क्या हैं? वाहक हो गए। एक है रोग वाहक जो इसको ले जाने का ही काम कर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा मादा एनाफिलीज मच्छर, है ना, सुनते तो हैं ही सही कि मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया हो रहा है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर कौन है? वो रोग का वाहक है जिसके अंदर प्लाज्मोडियम है। और जब वो मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है तो वो प्लाज्मोडियम आपके शरीर में चला जाता है जिससे आपको रोग हो रहा है ना। तो दो यहाँ पे बेसिक टर्म है और दो यहाँ पे स्पेशल टर्म है। और जो दो बेसिक टर्म है वो मैंने मिटा दी और दो जो स्पेशल टर्म है वो लिखी हैं। यानी कि रोग का कारक जिससे रोग हो रहा है वो रोग का कारक है, और रोग वाहक जो इस रोग के कारक को ट्रांसमिट कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा है। जैसे मादा एनाफिलीज मच्छर या मादा एडीज मच्छर। तो मादा एडीज मच्छर रोग का वाहक है, वो रोग के कारक को लेके जा रहा है। डिसीज फैक्टर उसके अंदर क्या है? डेंगू वायरस। तो उस डेंगू वायरस को लेके जा रहा है और डेंगू रोग कर रहा है। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है उसका वाहक है और रोग का कारक जो उसके अंदर मौजूद है वो है एनाफिलीज। हाँ,
जिससे मलेरिया हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक, तो संक्रामक रोगों के अंतर्गत इसी रोग के कारक के आधार पर हमने इसको 5 भागों में बांट दिया है। ठीक है, मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम है। हाँ, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, बातों बातों में थोड़ा माइंड से स्लिप हो गई थी चीजें। तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो है, इस मच्छर से क्या हो रहा है, आपको एक रोग हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये रोग का वाहक है। और रोग कौन सा हो रहा है? मलेरिया हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस वाहक के अंदर, इस रोग के वाहक के अंतर्गत प्लाज्मोडियम नाम का एक रोग कारक है जो आपको इन्फेक्टेड कर रहा है। ठीक है, तो इस आधार पे हमने रोग को यानी कि संक्रामक रोगों को 5 कैटेगरी में बांटा है। पहला है आपका जीवाणु से होने वाले रोग यानी कि बैक्टीरियल डिसीज। कुछ आपके इन्फेक्टेड फैक्टर ऐसे हैं जो जीवाणु हैं, यानी कि आपको जीवाणु से भी रोग होता है, जैसे कई रोग हैं। फिर कुछ हैं आपके विषाणु जनित रोग, यानी कि आपको वायरस से भी रोग हो रहा है, जैसे कोरोना तो है ही सही, एड्स भी है, डेंगू भी है, ऐसे तमाम है। ठीक है, फिर उसके बाद है तीसरे नंबर का आपका कवक से होने वाले रोग। कुछ फंगल डिसीज हैं, जैसे गंजापन है ना, बाल्डनेस, ये जो रोग है वो कहीं ना कहीं आपको क्या है, कवक से हो रहा है। दांत खाज खुजली, ये भी कवक में आते हैं। चौथे नंबर का जो रोग है वो आपको कहीं ना कहीं होता है प्लाज्मोडियम से, सॉरी प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोअन्स डिसीज, प्रोटोजोआ। चौथे टाइप का रोग क्या है? प्रोटोजोअन्स डिसीज, यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाले। कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जैसे एंट अमीबा, जिंजाबेलिस, उससे रोग हो रहा है। जैसे आपका अभी अपन प्लाज्मोडियम कर रहे थे, वो भी है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ जिससे मलेरिया रोग हो रहा है ना। तो मलेरिया क्या है? एक रोग है। किस प्रकार का रोग है? प्रोटोजोअन्स डिसीज है। किस प्रकार के प्रोटोजोआ से हो रहा है? तो एक विशेष प्रकार के प्रोटोजोआ से हो रहा है, इसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, फिर उसके बाद है 5वें नंबर का, वो है कृमि, या इंग्लिश में लिख देते हैं हेलमिंथीस। हेलमिंथीज डिसीज, यानी कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो कृमि हैं, फीताकृमि, टैप वॉर्म या फ्लैट वॉर्म, कुछ वॉर्म जो कुछ आपके पेट में भी पाए जाते हैं, आंतों में भी कीड़े पाए जाते हैं। कुछ ऐसे है ना, बचपन में देखा होगा आंतों में कीड़े, फिर वो बच्चे जो मिट्टी खाते हैं उनके अक्सर आंतों में ये कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक, तो ऐसे कुछ रोग हैं जो इससे हो रहे हैं। तो आपके शरीर में कई प्रकार के रोग हैं, जिसमें से हमने रोगों को पढ़ा 2 बड़ी कैटेगरी में बांटकर, पहले जन्मजात और दूसरे उपार्जित। जन्मजात आनुवंशिक गैर आनुवंशिक थे और उपार्जित संक्रामक गैर संक्रामक हैं। संक्रामक के अंतर्गत हमने 5 प्रकार के रोगों को समझा: जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और हेलमिंथीस। अब बात करेंगे हम गैर संक्रामक रोगों की, यानी कि ऐसे रोग जो रोगी के संपर्क में रहने से किसी स्वस्थ व्यक्ति को नहीं हो रहे हैं, वो गैर संक्रामक हैं। अब ये गैर संक्रामक रोगों को हम पढ़ेंगे तो हम उसको कई भागों में बांट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बांट लेते हैं लगभग 3 भागों में। पहला हमने लिख दिया है कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो इसमें लिख दिया अपन ने प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से, खनिज की कमी से, है ना, हार्मोन्स की कमी से। तो कुछ कमी से होने वाले रोग हैं। जैसे आपके शरीर में एक हार्मोन है STH, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा? बोनेपन का, ड्वार्फिज्म। प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो क्वासियोरकर मेरास्मस। विटामिन की कमी हो जाएगी तो कई विटामिन हैं, उनकी कमी से अलग अलग रोग हो रहा है। जैसे विटामिन B1 है तो बेरी, A है तो रतौंधी, C है तो स्कर्वी, ऐसे करके कुछ विटामिन उनकी कमी से भी हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कमी से होने वाले रोग हैं। कुछ रोग हैं आपके पाचन तंत्र या अलग अलग प्रकार के तंत्र हैं, तो तंत्र संबंधी रोग, यानी कि आपको कुछ तंत्रीय रोग हो जाते हैं, तंत्र संबंधी। जैसे कि आपने पाचन तंत्र पढ़ा तो उसमें कब्ज की समस्या, वो भी एक रोग है। दस्त, वो भी एक रोग है। ठीक है, मस्तिष्क में यानी तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं तो मेनिंजाइटिस, वो भी एक रोग है। तो तंत्र संबंधी अलग रोग हैं। इनमें से एक भी रोग कैसा है? कम्युनिकेबल नहीं है ना। तो ऐसे रोग जो हम पढ़ेंगे जो कम्युनिकेबल ना हो, एक से दूसरे को ना फैले। ठीक है, अच्छा आपने एक उरी मूवी देखी होगी जिसमें हीरो जो रहता है
उसकी माँ को एक रोग हो जाता है जो याददाश्त धीरे धीरे भूलने लगती है। वो कैसा रोग है? वो नॉन कम्युनिकेबल है ना, क्योंकि उनके साथ उनकी बहन भी रह रही है, यानी उसकी लड़की भी, लड़का भी, और जो एक काम करने वाली नौकरानी है वो भी रह रही है। उनमें से किसी को नहीं हो रहा वो कौन सा रोग है? अल्जाइमर, है ना। तो वो ऐसे रोग जो तंत्रिका तंत्र और उसके पाचन तंत्र और ऐसे तमाम तंत्र जिनके अंतर्गत आते हैं वो हैं। फिर उसके बाद कुछ अन्य रोग भी हैं। आप यहाँ पे एक कैटेगरी और बना सकते हो, अधिकता से होने वाले, कमी से होने वाले, ऐसे कई कैटेगरी बनाई जा सकती है, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं होने चाहिए, किसी दूसरे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम थोड़ा अलग कैटेगरी एक बना देते जिसमें रहे बच्चे सारे ले आते। अन्य रोग, इसमें आपका कैंसर आएगा, इसमें आपका डायबिटीज आएगा, इसमें आपका आर्थराइटिस आएगा, इसमें आपका अल्जाइमर आएगा, इसमें आपका गजनी को जो बीमारी हो गई, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस पेशेंट, वो भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपके सारे वो रोग आ जाएंगे जो रह गए हैं, जो बच गए हैं। अब रोग के अंतर्गत एक पर्यावरण संबंधी रोग, ये भी कैटेगरी बना सकते हैं। आजकल पर्यावरण संबंधी रोग भी आ रहे हैं, इटाई रोग है, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ऐसे कई रोग हैं जो कहीं ना कहीं परीक्षा में इससे संबंधित पूछ लिए जाते हैं। तो अन्य रोगों में आप किसी प्रकार की हेडलाइन बना के उसमें वो रोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो रोग आपको नजर आते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे आंखों के अंदर होता है आपका मोतियाबिंद हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर आप लिख सकते हैं कहीं ना कहीं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो अन्य रोगों में वो सारे रोग आ सकते हैं जो किसी स्वस्थ व्यक्ति को नहीं हो रहे हैं। अगर किसी एक व्यक्ति को हो गए हैं तो गैर संक्रामक की अन्य रोगों की कैटेगरी में आप सारे भर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझा कि रोग क्या है? मानव शरीर के अंदर होने वाली एक ऐसी स्थिति जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को क्या कर देती है? असहज महसूस कराती है। और ये असहज महसूस आपके शारीरिक, मानसिक, जैसे जैसे आपने एक पुरानी मूवी देखी होगी ना, जिसमें इंसान पागल हो जाता है, बोर्ड पे नाम लिख देता है, कुछ भी एक नाम लिखता रहता है, पागलों जैसा पागल हो जाता है तो बोर्ड पर नाम, तो ये मानसिक रोग है ना। कुछ शारीरिक होते हैं, कुछ मानसिक होते हैं, तो कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के रोग की कैटेगरी, जिसमें परीक्षा की दृष्टि से हमने इसको दो भाग में बांट दिया है, जन्मजात और उपार्जित, यानी कि कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल दो प्रकार के, जेनेटिकल और नॉन जेनेटिकल। एक्वायर्ड भी दो प्रकार के हैं, इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड, यानी कि संक्रामक और गैर संक्रामक। संक्रामक रोगों के अंदर 5 प्रकार के रोग हैं और गैर संक्रामक रोगों के अंदर अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उस चीज पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो रोग हैं वो हैं सबसे पहले आपके आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये कवर करने हैं और इसके अंतर्गत आपको तकरीबन 7 रोग हैं जो पढ़ लेने हैं। सबसे पहला डाउन्स, दूसरा पटाऊ, तीसरा एडवर्ड, चौथा टर्नर्स और पांचवा कौन सा है? क्लाइनफेल्टर्स, क्राइडुचैट, या इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है हीमोफीलिया और उसके बाद वर्णांधता। टोटल 8 हो गए, इसमें से एक छोड़ सकते हो या क्यों छोड़ना वो भी कर लो, ठीक है। तो टोटल 8 हो गए आपके। तो ये 8 रोग हो गए आपके जेनेटिकल डिसीज जो आपको करने हैं। फिर जेनेटिकल डिसीज के बाद जो दूसरे इंपॉर्टेंट रोग हैं वो हैं आपके संक्रामक, जिसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, यानी कि वो पांचों शामिल हैं, जिसमें जीवाणु, विषाणु, ठीक है, कवक, प्रोटोजोआ और साथ ही साथ आपके हेलमिंथीज। तो ये 6 प्रकार के रोग है। हेलमिंथीज डिसीज आपको कहीं ना कहीं 3 से 4 रोग मिलेंगे, प्रोटोजोआ में 5 रोग होंगे, कवक में भी 5 रोग होंगे, जीवाणु में आपके रोगों की संख्या 11 होगी और विषाणु में आपके लगभग 15 रोग होंगे। तो रोगों की संख्या गिन लो, 8 और 11 19, 19 और 5 कितने होते हैं? 24, 10 34, 34 और 39 और 44, 44 48, लगभग ये 48 रोग हो गए आपके, ये आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अगले नंबर पे, थोड़ा इंपॉर्टेंट रोगों को अपन देख रहे हैं। तो गैर संक्रामक में जो रोग आएंगे वो आएंगे विटामिन की कमी से, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके क्या कहते हैं, खनिज की कमी से। फिर उसके बाद आएंगे आपके प्रोटीन की कमी से, ठीक है। तो ये हो गए।
फिर इसके बाद अगर कुछ रोग आते हैं तो अन्य रोगों में कुछ एक आध दो रोग देख लेना, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, बस। ठीक है, अन्य रोगों के अंतर्गत आपको कौन से देख लेने हैं? कैंसर और डायबिटीज। तो ये कैंसर डायबिटीज टोटल ये दो हो गए, और प्रोटीन की कमी से आपके क्वेश्चर मेरास्मस 2 ये हो रहे हैं, खनिज की कमी से भी होंगे आपके 7-8, और विटामिन की कमी से भी होंगे आपके 7-8। ठीक है, तो ये रोग और काउंट कर लो, 2 और 2 4, और 7-7 14, 14 और 4 कितने हो गए? 18, 18 और 48 कितने हो गए? जोड़ो, 8 8 16 की 6 से लाई 1 5 6, लगभग 66। ये जो रोग आपने याद कर लिए, तो इसके बाद रोग से संबंधित आपका एक भी प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जा रहा है वो नहीं फंसे, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ठीक, तो कम से कम आपको ये वाले जो रोग हैं वो अच्छे से पढ़ लेने। अब रोग के अंदर पढ़ना क्या है? तो हर एक रोग का आपको कारक पढ़ना है, हर एक रोग के कारक के बाद प्रभावित अंग पढ़ना है कि उससे कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है, और उस रोग के प्रभावित अंग और कारक के साथ साथ बस ये 2 पढ़ लो, बहुत है। ठीक है, तो जीवाणु, तो किस जीवाणु से हो रहा है, कौन सा अंग प्रभावित है। ठीक है, विषाणु है तो कौन से विषाणु से हो रहा है, कौन सा अंग प्रभावित है। लगभग हर एक रोग से संबंधित 2-2 फैक्ट याद कर लो। तो 66 रोग में से आप 2-2 फैक्ट भी याद करोगे तो कितने हो गए? 120, 132। तो ये 132 फैक्ट हो जाएंगे, और 132 फैक्ट अगर आपको ध्यान रहते हैं तो आप प्रश्न को हल कर लेंगे। कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं इसमें जो 132 है वो कैसे याद होंगे, उसको याद करने का तरीका क्या है? उसका याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उसकी याद करने का तरीका रहेगा आपका एक बड़ा सा फ्लो चार्ट। ठीक है, एक चार्ट बनाएंगे आप घर में, और चार्ट बनाने के बाद इन पूरे 66 रोगों को एक चार्ट पे ड्रॉ कर देंगे, एक एक कर करेंगे, डाउन पटाउ, ऐसे एक एक सारे रोगों को एक बड़े से चार्ट पे रख देंगे और चार्ट को चिपका देंगे। खाते बैठ पीते उठते बैठते जब आप इसको देखेंगे तो आपकी वो नज़र में रहेंगे, फिर आपको कहीं ना कहीं वो ध्यान रहेंगे। इसमें एक चीज़ और जोड़ लेना, और वो है आपके पर्यावरण संबंधी। ठीक है, पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषण, मुख्य रूप से प्रदूषण वाले होते हैं पर्यावरण संबंधी रोग, और इस पर्यावरण संबंधी रोग को भी जोड़ लोगे तो तकरीबन वहाँ पे आपके 7 से 8 और आ जाएंगे। 8 दूनी 16, 16 17 18, अगर इसमें जोड़ दिए जाएं तो लगभग 150 फैक्ट हो जाएंगे। तो ये 150 फैक्ट अगर आपने तैयार कर लिए तो वहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन जो निश्चित रूप से रोग से पूछा जाएगा आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे यार इतना सारा करने के बाद केवल 1 या 2 क्वेश्चन, तो इतना याद रखना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और ये बूंद बूंद आपने तैयार कर ली तो आपका घड़ा एक दिन जरूर भरेगा, और जब घड़ा भर जाएगा तो सिलेक्शन भी निश्चित रूप से होगा। ठीक है, तो ये कुछ रोग थे। इन रोगों से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने प्रकार के पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा कर चुके। एक एक करके जब इनसे संबंधित क्या है, एक एक रोग को हम कैटेगरी तौर पे देखेंगे, जीवाणु तो कौन कौन से हैं, विषाणु तो कौन कौन से, इनको हम एक एक करके अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, इसके बाद मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। यदि लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और दूसरों के साथ शेयर भी करें, और अगर ऐसा लगता है कि ऐसे लेक्चर से आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है तो लगातार ऐसे नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टिक जरूर करना। ठीक, जय हिंद।